अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ की हालिया सियासत का बुनियादी हदफ इमरान खान की रिहाई और पार्टी को मुश्किल से निकालना है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर तस्लीम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी हैं। साथ ही PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी कारकुनों को नए अंदाज से एहतजाज की कॉल दी है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के हदफ के हसूल में एक बड़ी रुकावट पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात बने हुए हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अब बरह रास्त खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी की आला क़यादत इसकी लपेट में आ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुतालिक बयान पर पार्टी क़यादत का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इलेक्शन के दिनों में इमरान खान के अहकामात थे कि असद कैसर, आतिफ खान और शहरान तरकई को MPA का टिकट नहीं देना, क्योंकि ये साजिशी हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा को भी चार्जशीट कर दिया। अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद PTI के अंदर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ज़राए के मुताबिक PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के WhatsApp ग्रुप में मरकज़ी कायदीन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। अली अमीन को टिकटों की तकसीम से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए थे। PTI के मरकज़ी कायदीन ने सियासी और कोर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। सियासी और कोर कमेटी इजलास में अली अमीन के बयानात पर अरकान मुशावरत करेंगे और इस मामले को इमरान खान के सामने उठाने का फैसला भी किया गया है। जबकि असद कैसर ने अपने बयान में कहा है कि वो पार्टी की मरकज़ी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं, तहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज़ करना मुल्क और इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली और इमरान खान और दीगर बेगुनाह असीरान की रिहाई की जद्दोजहद पर मरकूज़ रखें। इसी तनाज़े पर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने अली अमीन के बयान पर तशवीश का इजहार किया और उन्हें मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर गौहर ने अमेरिका में तैमूर सलीम झगड़ा और लंदन में असद कैसर को भी फ़ोन किया। बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी अली अमीन गंडापुर से बयानात से मुतालिक मुलाकात हुई है। पार्टी रहनुमाओं से राबता करके कहा कि मीडिया पर बयानात से गुरेज किया जाए। इस दौरान ये तनाज़ा भी सामने आया है कि PTI की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक़ा हुकूमत के वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा पर PTI खैबर पख्तूनख्वा की अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने 36 अरब रुपए की करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, जिसे तैमूर झगड़ा अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़श्ता माह तैमूर झगड़ा को PTI के अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने सवालनामा भेजा था, जिसका तैमूर झगड़ा ने जवाब भी दे दिया और अब ज़राए के मुताबिक PTI की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने तैमूर झगड़ा के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात के लिए इमरान खान से इजाज़त लेने का फैसला किया है। इजाज़त मिलते ही महकमा ख़जाना और सेहत में मुबैना करप्शन और बेकायदगियों की तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानिब इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की परसों होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक के ज़राए के खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी से मुतालिक शिकायत की। मुलाकात में आतिफ खान और शेर अली अरबाब को दोबारा ओहदों पर रखने से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। अली अमीन ने इमरान खान से कहा कि आपके कहने पर उन्हें ओहदों से हटाया गया था, अब दोबारा शामिल किया गया। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि इस मामले पर मुतल्लिका क़यादत से वो पूछेंगे। वज़ीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक भी इमरान खान को शिकायत की और इमरान खान ने वज़ीर आला को मज़कूरा वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान है। दोनों वज़रा PTI के सीनियर रहनुमाओं के भाई हैं। खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की बाबर सलीम स्वाती और आज़म स्वाती के तनाज़े पर भी इमरान खान से बातचीत हुई। इमरान खान ने अली अमीन को तनाज़ा अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत की। अली अमीन ने इमरान खान को मुख्तलिफ सतह पर जारी मुज़ाकरात से आगाह किया। पार्टी तर्जुमा शेख वक्कास अकरम ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात सियासी और पार्टी अमूर से मुतालिक थी। मुलाकात में सूबाई हुकूमत से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। अली अमीन को इमरान खान की जानिब से अहम अहकामात भी मिले हैं। इमरान खान से अडयाला जेल में होने वाली इस तवील मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया कि वो अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान तो कह रहे थे कि ये धोखा देंगे। अली अमीन गंडापुर ने धमकी भी दी कि इस दफ़ा गोलियां चली तो दोनों तरफ से चलेंगी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए
लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूंगा, आपको जरूरत ही नहीं है, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त पे बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस सर रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन जब अगर एक बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियां जब चलेगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान शहरी रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहेंगे तो हमारी हुकूमत सहूलत फराहम करेगी, ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकाला जाएगा। मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पे, तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से। लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं, हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि अप्रैल में NFC अवार्ड की मीटिंग नहीं हुई तो पूरे सूबे को लेकर एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्योंकि अप्रैल में NFC होनी है और उनका होना जरूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। इसके अलावा PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने PTI के कारकुनों को पीर से बाजू पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज शुरू करने की कॉल भी दे दी है। PPK की जितनी हमारे वोटर थे, सपोर्टर थे, वर्कर थे, हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो दुनिया को बताएंगे कि ये जो हम पे ये हुकूमत मुसल्लत की गई है, जो रियासती जबर हम पे हो रहा है, जो खान साहब अंदर है, उसकी बीवी जो अंदर है, उस पर जो जाली फायारें है, तो आप सब ने मंडे के दिन से सब ने हाथों पे जो है काली पट्टियां बांध के, चाहे दफ्तरों में जाओ, चाहे बाजारों में जाओ, चाहे समिति में जाओ, जहां भी होगा। मेरी खवातीन बहनों से भी दरख्वास्त है, मेरे अपने बच्चों के सिर्फ दरख्वास्त है, स्कूल के स्टूडेंट से है, कॉलेज के दोस्तों, ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जितनी ज्यादा हम पट्टियां बांधेंगे इतना अच्छा दुनिया को ये मैसेज जाएगा। हम सिर्फ इसी पे इंतजार नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम दोबारा निकलेंगे और खान साहब के हुक्म का इंतजार है। इंशाल्लाह रीजन में भी हम जलसे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे, और खान साहब जहां हुक्म देंगे इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे। ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। इस दफा जब निकलेंगे तो गोलियां खान निकलेंगे। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी से। तलाल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत कहती है कि अमन कायम करने पर तवज्जो रखेंगे, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर NFC में हक नहीं मिला सूबे को तो पूरे सूबे को लेकर सड़कों पर निकलेंगे, और मुज़ाकरात भी वो कर रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात संजीदा नहीं हुए, उसमें मस्बत पेशरफ नहीं होती, तो उस सूरत में भी फिर वो सड़कों पर आने के लिए तैयार होंगे। और अगर गोलियाँ चली इस दफ़ा तो फिर दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। बहुत ही संगीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हुकूमत तैयार है अली अमीन गंडापुर के इस जारहाना हिकमत अमली के जवाब में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है कि अब हम करना चाहते हैं, अब हम नहीं करना चाहते, ये खुद गुलामी है। इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, ये अपने आप से ही लगे हुए हैं और ये कंफ्यूज्ड हैं। ये लोगों को दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इनकी पूरी की पूरी सियासत जो है वो कंधों पर बैठकर इख्तदार में आने से लेके पार्टी बनाने तक सारी की सारी इसी पर मोहियत है। और ये जो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है,
तो उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं जी ये मीर सादक और मीर जाफर है। तो एक दफा नाफरमान औलाद को अगर कोई आग कर दिया जाए या कत्ता तलकी कर ली जाए तो फिर कई दफा तलकात दोबारा बहाल नहीं होते। और जिस तरह का इनका करैक्टर है, ये अपने मुफाद की खातर, अपनी सजाओं से बचने के लिए, अपने आप को जो इनकी करतूत और जो इनके काम है, वो 9 मई है, वो 26 नवंबर है, वो 190 मिलियन है, या इस तरह के और मामलात, उनकी सजाओं से बचने के लिए और किसी तरह चोर दरवाजे से इख्तिदार में पहुंचने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट बदल चुकी है। वो पाकिस्तान का मुफाद देखते हैं, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान बनाना और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो साजिश नहीं करते और सो इनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। दूसरी बात जो NFC अवार्ड की है, मैं दोबारा बता दूं, NFC अवार्ड का अभी हिसाब KPK से और पिछले 13 साल की PTI की हुकूमत से बाकी है। NFC अवार्ड में जो पैसे दिए गए हैं और उसमें से 1% जायद पैसे NFC अवार्ड के पूरे पाकिस्तान के लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर KPK को दिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़ेंगे। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग क्या लड़नी थी, उन्होंने काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट भी आज तक फाल नहीं कर सके, सेफ सिटी कैमरास ना बना सके, उनकी कोई विल नजर नहीं आई। जो पैसे पहले दिए गए हैं पिछले एक दहाई में, उसका हिसाब पहले देना होगा। हर एक को NFC का के हिसाब से जो पैसे हैं वो हर महीने हर साल मिल रहे हैं, मगर उसका हिसाब क्या है, वो लगे कहां है, वो गए कहां है, उसका हिसाब सबसे पहले इन्हें देना चाहिए। इनको वफाक ने हमेशा इनके हिस्से से बढ़कर KPK को हिस्सा दिया है और आइंदा भी देंगे, मगर वो पैसे कहां लगते हैं, KPK के लोगों को ये पूछने का, ये सवाल करने का उनका हक है। ये KPK के CM को जवाब देना चाहिए कि वो 13 साल में NFC के हजारों अरब रुपया कहां लगा, कहां है कोई नई यूनिवर्सिटी, कहां है सेहत और तालीम की सहूलत, या कहां है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तामीर और तरक्की। बाकी सूबों में तो कहीं अंडरपास बनते हैं, कहीं ओवरहेड बनते हैं, कहीं ऑरेंज ट्रेन है, कहीं आपकी बसें चल रही हैं, और तो यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा, यहाँ क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट मिलते, और यहाँ क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ डिपार्टमेंट्स और पुलिस को पर इन्वेस्ट किया जाता, तो पैसे कहाँ जाते हैं? इनके लोगों ने सही इल्जाम लगाया, अरबों खरबों रुपए PTI के लोग खा गए हैं, जिसका हिसाब बाकी है। जलाल चौधरी साहब, आपने मुज़ाकरात से मुतालिक कहा, तो जो कोशिश स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की तरफ से की गई थी मुज़ाकरात की, उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला तहरीक इंसाफ के साथ, और उसमें जो रहनुमा शामिल थे उनको भी अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीबन डिस्क्रेडिट कर दिया है, तो वो फिर भी कह रहे हैं कि वो तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी सतह पर कोई भी इदारा तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इंटरेस्टेड नहीं है। जब इन्होंने कई खत भी लिखे थे, उस वक्त भी कहा था कि खत अगर आएगा तो वजीर आजम हाउस भेजेंगे। मुज़ाकरात जो हैं वो आखिरकार उसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात को तोड़ के निकले थे, और उसी पार्लियामेंट और उसी जगह इन्हें वापस जाना पड़ेगा और वहां बातचीत होगी। और बातचीत किसके लिए होगी? किसी NRO के लिए नहीं, किसी की गुनाहों की माफी, रहाई या इक्तदार तक आने के लिए नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दूसरी पाकिस्तान की इकॉनमी, आम आदमी के हालात बेहतर बनाने के लिए होगी। हाँ, इस पे बातचीत हो सकती है, वो जब भी होगी पार्लियामेंट के फोरम पर होगी, और आखिरकार PTI को वहां फिर लौट के आना पड़ेगा। बाकी ये खुद फरेबी और खुद कलामी है, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, करते ये जितनी देर मर्जी करें, इसका कोई फायदा नहीं। दलाल साहब, जो मुलाकातों का मामला है बानी चेयरमैन से, उसमें अदालत से एक इजाज़त मिली, लेकिन जो मरकजी इस वक्त सामने रहनुमा है उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही बानी चेयरमैन से, लेकिन दीगर कई शख्सियात को मुलाकात की इजाज़त मिली। तो हुकूमत का, आपकी वजारत का इसमें कोई किरदार है कि जेल में किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है? जी नहीं, वजारत दाखिला का इसमें कोई रोल नहीं है। ये वजारत दाखिला पंजाब जो है, होम सेक्रेटरी पंजाब जो है, वो इस जेल के मामलात को देखते हैं। अदालती अहकामात पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस पर पूरे मनो अमल किया जाता है। एक्चुअली बानी PTI कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को मिलना ही नहीं चाहते, जो बात बहुत बढ़ के मारते हैं, बड़े बड़े रहनुमा बनते हैं, उनकी वो लिस्ट में जब अंदर नाम जाता है तो वो काट देते हैं, मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन जिससे मिलना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे भी मिल लेते हैं और शाम 7 बजे भी मिल लेते हैं। आप ये देख लें
ये गंडापुर 2.5 घंटे की मुलाकात करके आए। तो इनसे जब वो मिलना चाहते हैं तो मिले हैं, जिनसे नहीं मिलना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं मिलना। तो बात यह है कि अदालती अहकामात और जेल मैनुअल के तहत हर चीज इन्हें प्रोवाइड की गई है, मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा कोई कैदी आप कहना चाह रहे हैं कि जिन शख्सियात से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं हो पा रही उनसे वो खुद नहीं मिलना चाहते, उसमें उनकी बहनें भी शामिल हैं जो शिकायत कर रही हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल। देखिए ना, आप देख लें कि गंडापुर से अगर 2.5 घंटे मुलाकात हुई है तो आप अंदाजा लगा लें कि भी ये आखिर ये भी तो हुई ना। और कभी कई दफा आप कहते हैं कि सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, कई दफा शाम लेट मुलाकात हो जाती है। तो अदालती अहकामात, जेल मैनुअल और बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं भरपूर तौर पे मिल रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं, रहनुमाओं से मिल रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं। जिनसे तंग होते हैं उनसे नहीं मिलते। फिर तलाल साहब, आजम स्वाति मिलने गए, बाबर रहमान मिलने गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मिलने के लिए गए। आप यकीन से कह सकते हैं इसमें किसी जगह से कोई पसे पर्दे किरदार नहीं है? चूँकि ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात किसी सतह पर हो रहे हों लेकिन आपकी हुकूमत को उस पर ऑन बोर्ड ना लिया गया हो अभी तक। देखिए, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं और हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट और तमाम अदारे खड़े हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आया है, मुआशी इस्तेकाम आया है। आज बिजली की कीमतें कम हुई हैं। लोग कहते थे ये पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, नहीं, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। ये पाकिस्तान इसी तरह ही कहते थे बिजली की कीमत कभी कम नहीं होगी बल्कि इससे भी डबल होगी। आज बिजली की कीमत कम हुई है। ये क्यों सब कुछ हो रहा है? सियासी इस्तेकाम की वजह से। और ये सियासी इस्तेकाम ने मुआशी इस्तेकाम दिया है, आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान ने कल आर्मी चीफ समेत बाकी इदारों का भी शुक्रिया अदा किया है। सो ये एक पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसकी खोई हुई इज्जत बहाल कराने के लिए है, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। और ये पार्टनरशिप किसी साजिश का शिकार नहीं होगी। और मेरा ख्याल है अगर कोई इस गलत फहमी में कुछ कैलकुलेट कर रहा है, या मैंने आपको कहा कि ये मुज़ाकरात खुद कलामी और खुद फरेबी हैं, ये चाहते हैं कि कोई किसी के कंधे मुयस्सर हों, दोबारा इक्तदार में पहुंचे, किसी के कंधे मुयस्सर हों, इनको लाडला बनाकर स्टे पर स्टे दिया जाए, इनके खिलाफ इनके जो जुराइम है उस पर फैसले ना आए, फैसले आए तो अमल ना हो। तो ये अब नहीं है, पाकिस्तान बदल चुका है। इनको भी उस बदले हुए पाकिस्तान में आंखें खोल लेनी चाहिए। जलाल साहब, जो कुछ भी अच्छा हुआ हो, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो अभी तक। ईद के दिनों में भी यही खबरें सामने आती रही, आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शोहदा के अहल खाना से मिलने जाते रहे, जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं लेकिन हमले अभी तक रुके नहीं हैं। तो एक अहम मसला है पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के हवाले से, उस पर भी अली अमीन गंडापुर ने खुलकर बात की है कि अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात या बातचीत होने हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शामिल किया जाए। उसमें वफाकी हुकूमत ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेती है ना उनको शामिल करती है। तो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को शामिल करने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा, या ऐसा मुमकिन नहीं है? अफ़गानिस्तान पे जो एतराज़ात है कि वहाँ से दहशतगर्दी जन्म ले रही है और उससे पाकिस्तान में वाक़यात पेश आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें तमाम स्टेक होल्डर को नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम जो चल रहा है इस पर ऑन बोर्ड लिया गया है। ये ऑन बोर्ड है, उसकी गाहे बगाहे मीटिंग्स होती रहती है। पिछले 1.5 हफ्ता पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने चारों सूबे और गिलगित और कश्मीर समेत तमाम जिसमें मौजूद थे उनकी मीटिंग की। नेशनल एक्शन प्लान, काउंटर टेररिज्म की जो पूरी एक तहरीक है उसके बारे में तमाम अपडेट ली। और उनमें इस तरह ये जो बात कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत बात कहते हैं। और पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान से वो पीटीआई की नहीं चलेगी, वो पाकिस्तान की चलेगी। पाकिस्तान की एक अपना मुफाद है, पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की चलेगी। पीटीआई ने जो गुल खिलाया है और जो 4000 से जायद लोग जेट ब्लैक टेररिस्ट उसमें शामिल थे वो लाकर बसाए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के अमन को दोबारा बदअमनी में और दहशतगर्दी तक लेकर गए, इनमें इन्हीं की पॉलिसियां थी।
इसी तरह के इनके बयानात थे और इसी तरह के मुज़ाकरात की बातें थी। तो बात यह है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान से वो बात भी करते हैं, अफगानिस्तान के मामलात को देख भी रहे हैं। तो उसमें तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। हर जमात अपनी फॉरेन पॉलिसी या हर जमात अपनी मर्जी की मुज़ाकरात और अपनी मर्जी के फॉरेनर या दूसरे मुल्कों से तल्कात नहीं बना सकते। तलाल चौधरी साहब, सूबे में हुकूमत तो है PTI की और वो वज़ीर आला भी है खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर, अगर वो खुद इस बात के बारे में बयान दे रहे हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं या करना चाहते हैं अफगान तालिबान से या TTP से इस दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए, तो क्यों वफाकी हुकूमतों ने इजाज़त नहीं दे सकती? देखिए, ये मैंने बताया ना कि ये क्यों, ये वफाक का काम है। वफाक का अपने लेवल पर तमाम मुमालिक से दुनिया के राब्ते में है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक बातचीत चलती रहती है। उसके बाद तलकात दूसरे मुमालिक से होते हैं। भाई, आपका काम है अमन अमान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए। भाई, आप अपना काम बताएं ना। आप कहते हैं मैंने वफाक का काम करना है। भाई, हम आपसे पूछते हैं कि काउंटर टेररिज्म में आपने क्या किया है? KPK ने सबसे ज्यादा मुतासर है। KPK सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि KPK से में आपका कंट्रोल नहीं है। अमन अमान पे, सेहत पे, तालीम पे, आपने डेवलपमेंट पे, उस पे आपका हक है और उस पे आपका अख्तियार है। उस पे काम क्यों नहीं करते? क्यों आप वो काम यानी अपनी हटाने के लिए तवज्जो आप इस तरह के शोषे छोड़ते हैं? ये ना छोड़ें, अपना काम करें। और आपका काम है अमन व अमान, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सेहत, तालीम, और वो कहाँ है? वो तो आप कर नहीं सके और कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अगर तमाम अहम मामलात पर सूबे और वफाक में इख्तलाफ होगा तो फिर उसका नतीजा जो मतलूब है वो कैसे हासिल हो सकेगा? चूँकि अफगान महाजरीन से मुतालिक वफाक की पॉलिसी मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं वो किसी अफगान महाजरीन में से किसी भी शख्स को नहीं निकालेंगे पाकिस्तान से, खुद जाना चाहेंगे अफगानिस्तान तो सहूलत फराहम करेंगे, वरना वो नहीं किसी अफगान महाजिर को पाकिस्तान से निकालेंगे। देखिए, यही अफसोस की बात है। ये अपना सियासी मुफाद देखते हैं, पाकिस्तान को तकसीम की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है उस पे दरार या उसमें फर्क डालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को जब IMF की जरूरत होती है कहते हैं नहीं जाएंगे। जब पाकिस्तान को ने फैसला किया नेशनल एक्शन प्लान, उसमें रखना डालते हैं। पाकिस्तान अभी थोड़े दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पार्लियामेंट में इजलास हुआ, उसके बाहर आके 2-3 दिन बाद KPCM ने भाम पैदा करने की कोशिश की कि जी नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भाई, नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी। इसी तरह अफगान पॉलिसी पर उस टेबल पर KPK के CM बैठे थे जहां ये फैसला हुआ, जहां पर ये फैसले होते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे कि फला फला कदम उठाया जाएगा, फला फला चीजें पाकिस्तान के मुफाद में है। हमें कोई शौक नहीं है, हमारे भाई हैं अफगानी, हमने 40 साल उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, मुश्किल वक्त में उनके काम आए हैं। लेकिन बहुत सारी दहशतगर्दी के कनेक्शंस अफगानिस्तान के उन शहरियों से मिलते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े जराइम में मुलव्वस है। इस बुनियाद पर ये फैसला कौमी मुफाद में किया गया है और इसमें तमाम सूबे ऑन बोर्ड थे। और अब आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाने कर एक सियासी सोबदाबाजी या सियासी फायदे के लिए ये आप बयान देते हैं, ये नामुनासिब बात है। तलाल साहब, आपकी बहुत अहम वजारत है और आपकी वजारत के वफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब हैं। कुछ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, वफाकी वजीर या दीगर वजारत दाखिला के अफराद वहाँ दौरा नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो इससे मुताल्लिक़ कोई आप मौक़िफ़ देना चाहेंगे? और मोहसिन नकवी साहब रहेंगे वफाकी वजीर मुस्तकबिल में भी? वो वजीर दाखिला थे, वो वजीर दाखिला हैं और इंशाअल्लाह ताला वही वजीर दाखिला रहेंगे। और इंसान का अपनी सेहत के मुतल्लिक इख्तियार नहीं होता। कई दफ़ा सेहत ख़राब हो जाती है और बंदे का कंट्रोल नहीं होता। अगर उनकी चंद दिन या 2-3 हफ्ते वो उनकी सेहत खराबी की वजह से वो चंद मीटिंग्स में शामिल नहीं हो सके, तो इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें बाहर आनी गैर मुनासिब है। उसके बाद आप देख लें, पिछले 2 हफ्ते
उन्होंने काउंटर टेररिज्म पर जो मीटिंग्स हैं वो ली हैं, अफगान महाजरीन को वापस जाने पर उन्होंने डिटेल मीटिंग्स की हैं, शोहदा के घर पर वो आजाद कश्मीर हो या लाहौर उनके घरों पर गए हैं, वो मुसलसल इसी तरह ही बहुत सारे सुफरा से जिसमें अमेरिकन सफीर और दूसरे शामिल हैं उनसे मिले हैं। और इसी तरह हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं। पूरे वजारत दाखिला का मैं तो कहता हूं 1 साल की कारकर्दगी का जायजा ले, वो एंटी नारकोटिक्स हो, वो एंटी स्मगलिंग हो, वो ह्यूमन स्मगलिंग हो, वो इसी तरह आईसीटी यानी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट हो, इमिग्रेशन के मामलात हो, दहशतगर्दी, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात हो, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है। हाँ, वो बहुत ज्यादा मीडिया के सामने या खबरों में रहना नहीं, काम करना पसंद करते हैं और वो काम कर रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ईद से पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े सियासी दावे किए गए थे, लेकिन अब पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुके हैं। इस हवाले से ही हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, अमूमी इख्तलाफात से बढ़कर काफ़ी संगीन नौयत के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा पर 36 अरब की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो ये हालिया दिनों में ये इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, काफ़ी अरसे से ऐसा होता नज़र आ रहा था और अब ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए जुनैद, इख्तलाफात से ऑब्वियसली बात है, वो तो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो उसमें नई बात है तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है एक दूसरे के ख़िलाफ़। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो तैमूर जगड़ा जो कि साबिक सूबाई वज़ीर थे, तो उन्होंने जो है खुल के एक स्टेटमेंट जो है वो अपने अकाउंट पर दिया, एक्स अकाउंट पर दिया, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने चूँकि इससे कबल चूँकि उनकी वो छानबीन हो रही थी, उनको कैबिनेट में शामिल होने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे बानी पीटीआई ने, तो उसी तनाजुर में जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उन्होंने एक सवालनामा जो है वो तैमूर जगड़ा को भेजा था और उनको बताया था कि आप पर ये इल्ज़ामात है, आप इन इल्ज़ामात के जवाब जो है वो दे दे। तैमूर जगड़ा जो है उन्होंने एक तफसीली रद्द-ए-अमल जो है उस पर लिखा है और ये रद्द-ए-अमल जो है उन्होंने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को भेजा है और उल्टा उन्होंने ही इस पर कमेटी से सवालात किए। और वो सवालात में जो अहम पॉइंट्स थे वो ये थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि वो बानी पीटीआई को बार बार मेरे करप्शन के हवाले से बता रहे, तो ये भी उनसे पूछा जाए कि वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जलसे हुए हैं, एहतजाज हुए, तो इस मद में 70 करोड़ या 75 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। तो उन्होंने जो असासे ज़ाहिर किए रिसेंटली तो वो सिर्फ 10 करोड़ है। तो अली अमीन गंडापुर से ये पूछा जाए कि कहाँ से ये पैसे आए। इस तरह उन्होंने ये भी पूछा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि उस इंतखाबात में धांधली हुई है, तो क्यों अब तक खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए थे उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई। इस तरह 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से जो जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया था, तो उस पर भी तैमूर जगड़ा ने सवाल उठाया और ये बताया कि क्यों उस पर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा नहीं है। तो ये तमाम तर जो बातें हैं तो ये कोई ढकी छुपी बातें उन्होंने नहीं की, बल्कि अपने सोशल मीडिया के जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स है तो उस पर ये खुलकर इजहार उन्होंने किया। इसके साथ ही ये तो तैमूर जगड़ा का रद्द-ए-अमल था, लेकिन इसके अलावा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है तो उन्होंने भी बड़े खुलकर न सिर्फ तैमूर जगड़ा के खिलाफ बातें की है, बल्कि असद कैसर, आतिफ खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है तो उसके खिलाफ वो भी उन्होंने भी खुलकर जो है वो बातें की थी। और न सिर्फ ये बातें उन्होंने मीडिया पे की है, बल्कि साथ ही साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली बानी पीटीआई के साथ, तो उसमें भी जो है वो तमाम तर जो उनके सीनियर लीडरशिप के साथ उनके जो इख्तलाफात चले आ रहे थे तो उस हवाले से बानी पीटीआई को भी आगाह किया। इवन जो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उनके बाइच उनके कैबिनेट में है और उनके पास जो है अहम पोर्टफोलियो है, तो उस हवाले से बानी पीटीआई को कहा कि वो जो है कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनकी कारकर्दगी जो है वो कई अरसे से गैर तसल्ली बख्श आ रही है। तो इस हवाले से भी जो है बानी पीटीआई ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप कोई भी कार्रवाई करें और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने इस मुलाकात में जो है जुनैद अकबर के हवाले से भी शिकायत की थी और उनका ये बताना था कि आतिफ खान जिन्हें पेशावर रीजन के सदारत से अली अमीन गंडापुर ने हटाया था तो उसको दोबारा जो है वो सदर बना दिया गया जुनैद अकबर की जानिब से। और बानी पीटीआई को बताया गया कि उनको सदारत से हटाने की जो वजह थी तो ऑब्वियसली उनकी कारकर्दगी थी और आप ही के अहकामात पर जो है मैंने उसको पार्टी के अहदे से हटाया था।
लेकिन उसे दोबारा जो है ओहदा दिया गया। और न सिर्फ ये बात उन्होंने बानी PTI को की है, बल्कि जब ये पार्लियामेंटेरियन जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, तो उस पर जब नोटिफिकेशन सेंड हुआ आतिफ खान का, तो उस पर जो है उस पर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक तंज़िया अंदाज में कहा कि आपकी जो गुज़िश्ता कारकर्दगी थी वो गैर तसल्ली बख्श थी और आपको तो बानी PTI ने ओहदे से हटा दिया था, लेकिन अब चूँकि दोबारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है तो अब वो वाली कारकर्दगी ना दिखाएं और कोशिश करें कि आप अच्छा डिलीवर कर सके। तो यूँ इख्तिलाफात जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और ये ग्रुप पहले तो हम देख रहे थे कि आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर साहब के दरमियान इख्तिलाफात चले आते, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब एक अहम तरीन बात यह है कि सूबे की हुकूमत अली अमीन गंडापुर के पास है, वो इसके सरबराह हैं, लेकिन जो पार्टी की सूबाई क़यादत है वो जुनैद अकबर को सौंपी गई थी। इन दोनों शख्सियात के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। असल में अगले आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मुज़ाकरात के पीछे हकीकत क्या हो सकती है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त कहा यह जा रहा है अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ खुद कलामी है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ वफाकी हुकूमत है, फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और तहरीक इंसाफ, इनमें से कौन चाहता है कि मुज़ाकरात हों, और अगर कोई चाहता है तो क्या किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी सतह पर? देखें, बात यह है कि जहाँ तक चाहने की बात है ना, मेरे ख्याल सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। अब आगे जो मामला आता है कि किन शराइत पर होनी चाहिए, इधर भी चाहत मुख्तलिफ है। जो PTI का ओवरऑल मिजाज रहा है, जिस अंदाज में वो उनकी अग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स रही है और मुज़ाकरात की तरफ लाने के लिए जितना उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है और जो स्ट्रेटजीज उन्होंने इख्तियार की हैं, वो जब तक उन पर वो नज़रसानी नहीं करते, जब तक उन पर वो कोई बैक स्टेप नहीं लेते या जब तक उन पर वो कोई माजरत नहीं करते, मेरा ख्याल है कि चीज़ें आगे बढ़ना मुश्किल हैं। हुकूमत के लेवल पर आइडियली तो इधर इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि जो पॉलिटिकल लेवल पर मुज़ाकरात हों। अब कहने की हद तक तो ये बड़ी पॉपुलर बात है कि सियासतदानों को आपस में मिल बैठना चाहिए। ये प्रैक्टिकल कितनी है, ये अहम क्वेश्चन है। अभी तक की एफर्ट से ये लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इमरान खान जो है वो अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको वो अपने लेवल का तसव्वुर ही नहीं करते। जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी तसव्वुर नहीं करते और अभी भी वो उनको अपने लेवल का तसव्वुर नहीं करते। और वो ये समझते हैं कि मेरी बात हो सकती है या मेरी किसी के साथ कोई फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप होनी चाहिए या हो सकती है या मेरी ख्वाहिश है, तो वो यही है कि मेरा कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो और इनको दरमियान में से हम वैसे ही काउंट आउट कर दें, इनको माइनस कर दें। तो लिहाजा जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत के लिए तो ऐसा उनकी ना उनकी ख्वाहिश है, ना हुकूमत की कोई कैपेसिटी है, ना हुकूमत को इंस्पायर कर पाई है कि उनके वो मुज़ाकरात कर सकते हैं या इमरान खान उनके लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बाकी जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मुझे लगता नहीं है ये बातें PTI की तरफ से आती हैं और काफ़ी देर से आ रही हैं। अगर आप नज़र दुड़ाएं, रिकॉल करें, तो जब से इमरान खान जेल में है तब से हम ये बातें इस तरह की मुख्तलिफ टाइम पर सुनते आए हैं कि फ़लाँ शख्स दरमियान में मुज़ाकरात करा रहा है। अभी इमरान खान जो है वो जनवरी में वापस आ जाएंगे, वो फरवरी में वापस आ जाएंगे, उन्होंने ईद से पहले वापस आना है। इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उनको ये है कि अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको वो एक उम्मीद दिए हुए हैं कि अल्टीमेटली हमारा ये एफर्ट या हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। लेकिन अमली तौर पर ऐसी चीज़ होती नज़र नहीं आई। एतमाद का खसारा बहुत ज़्यादा है और जिस बुनियाद पे PTI एक अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने अचीव किया है, उससे स्टेप बैक करने के अगर वो माजरत करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर स्टेप बैक करेंगे। ये वो करते हैं तो उनके लिए ये भी एक सियासी तौर पे नुकसान है। और दूसरी तरफ जो है वो कहती है कि जब तक ये अपनी बातों पे, अपनी गलतियों पे, खास तौर पे जो 9 मई वाला वाक़या है उस पर ये माफ़ी नहीं मांगते तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। तो लिहाजा अब ये है कि अली अमीन गंडापुर को अगर मुज़ाकरात का मैंडेट मिल भी गया है तो क्या ये मैंडेट मिल गया तो उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्या अली अमीन गंडापुर जो बातें उधर मान कर आते हैं तो क्या इमरान खान जो है उन पर अमल करेंगे?
तो ये मुश्किल लगता है। तो इस सारे उनके अंदरूनी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ गए। एक तरफ सलमान अकरम राजा गिला करते नजर आ रहे हैं, फिर अली अमीन गंडापुर है, जुनैद अकबर से भी उनके इख्तलाफात है, फिर तैमूर झगड़ा के खिलाफ जो इल्ज़ामात सामने आए हैं वो भी आपके इल्म में है। दो तरह की उन्होंने धमकियाँ दी हैं। एक तरह से अली अमीन गंडापुर ने कि NFC के मामले पर हक नहीं मिला तो सड़कों पर होंगे, मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और फिर जो मुज़ाकरात का अगर कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलता तो उस सूरत में भी तसादुम हो सकता है। हुकूमत को इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई सियासी किरदार वो अदा करे अपोजिशन के तौर पर, उसके अलावा किसी किस्म की कोई जारियत का ख़तरा है हुकूमत को तहरीक इंसाफ से? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो पार्टी है और ये बाई डिज़ाइन है कि ये अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। ये बाई डिज़ाइन का जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया वो ये है कि इमरान खान ने कभी इस बात को डिस्करेज ही नहीं किया। ये उनके जेल में जाने के बाद ये इख्तलाफात आपको नज़र नहीं आते कि हर आदमी ने अपनी अलग-अलग मस्जिद बनाई हुई है। इमरान खान जब थे भी तो वो भी ये चाहते थे कि इनकी आपस में कोई ना बने, बस ये है कि इनके दरमियान एक यूनिटी का सिंबल जो है वो मैं ही रहूं, ये बाकी जो है ये आपस में लड़ते रहें और लोगों को भी पता चले कि इस पार्टी में इमरान खान के अलावा कोई मुतबादिल लीडरशिप है ही नहीं। तो ये एक बड़ा बाई डिज़ाइन है, वो आज भी चल रहा है, वो जेल में है तब भी चल रहा है, जब वो जेल में नहीं थी तो तब भी ये बातें थी। जहां तक हुकूमत की बात है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस टाइम कोई हालात ऐसे हैं या यानी कि इमरान खान की वजह से कि अब जो है एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तो जो जारहियत वाली बात है वो तब मुमकिन हो सकती थी कि अगर जो इस टाइम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में भी कोई इख्तलाफात पाए जाते हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरी तरफ को आंख मार देता। ऐसी बात नज़र नहीं आती। और फिर यह है कि जो एक मुआशी इशारे हैं वो मसनूई हैं या पायदार हैं, इस बात से कतई नज़र ओवरऑल पॉजिटिव हैं। एक सूरत-ए-हाल कदरे यानी कि हर आने वाला दिन जो है पहले से कदरे स्टेबल है। एक लगता है कि जैसे हुकूमत किसी एक रास्ते पर चल पड़ी है। तो इस सूरत में एक तो उनके पास जवाब भी कम है और दूसरा उनको ये भी आइडिया हो गया है कि हम जब इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो उसके बाद चीज़ें स्कैंडलाइज ही हो जाती हैं कि क्या कौन किसके साथ था, अली अमीन गंडापुर पहले निकला था या बुशरा जो है वो पहले निकली थी, तो बातें बस इसी की नज़र हो जाती हैं। तो उनको आइडिया हो गया है कि ये मुश्किल भी है और फिर दूसरा उनके जो लोग हैं जिन्होंने लोग आगे इकट्ठे करने होते हैं, जिन्होंने फंडिंग आगे करनी होती है कि किस तरीके से जलसे को कामयाब बनाना है, वो भी अब थक चुके हैं और उनको पूछता भी कोई नहीं है। बेसिकली ये है कि अगर तो उनको पूछ कर भी कोई करे तो फिर तो वो भी तैयार हो, तो अंदर से वो भी एक थके हुए हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा कोई जारहियत PTI की तरफ से कोई नज़र नहीं आती अनलेस के कोई ऐसा कोई हादसाती सूरत हाल हो जाए कि जिससे कोई सिचुएशन उनकी फेवर में चली जाए। अदरवाइज हुकूमत लेवल पे इनकी भी एक बड़ी एफर्ट है कि अगर कोई बंदा आता है इधर आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बंदे मरे ना, ताकि ये कोई इशू ना बने। बाकी वो चले पहले जो नवंबर में हुआ था उसका उन्होंने काफ़ी उसको एग्जिजरेट किया, लेकिन वो भी एक बड़ी एक नागुज़ीर सी सूरत-ए-हाल थी। मुझे लगता नहीं है इनके ऐसा कोई PTI के लिए कोई जारहाना स्टेप उठाना कोई इतना आसान नज़र नहीं आता। उमर शीबा साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारी टैरिफ्स की नई पॉलिसी ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है और मुसलसल दूसरे दिन आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी देखने में आई है। बुध को सदर ट्रंप ने दुनिया भर से अमेरिका जाने वाली तमाम मसनूआत पर 10% का फ्लैट टैरिफ, जबकि पाकिस्तान, चीन और भारत समेत कई ममालिक पर मखसूस जवाबी टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया था, जिसके तहत पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली मसनूआत पर 29% के टैरिफ्स का नफाज होना है और चीनी मसनूआत पर 34%, भारतीय मसनूआत पर 26% तक के टैरिफ्स आयद होंगे। ट्रंप के इस ऐलान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और इन टैरिफ्स को गैर मुनसिफाना करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने भी ट्रंप के इस इकदाम के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2 आला सतह की कमेटियाँ भी कायम कर ली गई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% के टैरिफ आयद करने के फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एक वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है और दोनों टीमें अमेरिका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। सेक्रेटरी तिजारत को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में सेक्रेटरी तिजारत के अलावा दीगर मुतल्लिका सेक्रेटरी समेत अहम कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। वर्किंग ग्रुप अमरीकी टैरिफ का तज्जिया करके सिफारिशात मुरतब करेगा और इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिन असरात का जायजा लेगा।
ये ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म को टैरिफ के मामले पर पेशरफ्त से आगाह करेगा, जबकि इस वर्किंग ग्रुप की निगरानी के लिए एक 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कायम की गई है। कमेटी के दीगर अरकान में तिजारत और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंडस्ट्री, सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर समेत दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज़्यादा मुतासर चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में दुनिया भर में रिसेशन के खदशात में मज़ीद इजाफा हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन ने आज ऐलान किया है कि वो तमाम अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद करेगा, जो सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर लगाए गए टैरिफ्स के बराबर है। इस हवाले से जारी अपने बयान में चीन ने अमरीका की इस यकतरफा इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत भी की है। इसके अलावा चीन की वजारत तिजारत ने अमरीका के खिलाफ कई नॉन टैरिफ इकदाम का ऐलान भी किया है, जिनमें 16 अमरीकी कंपनियों के इम्पोर्ट लाइसेंस मुअत्तल करना शामिल है। इसी तरह चीन ने 11 अमरीकी कंपनियों को नाकाबिले भरोसा इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। ट्रंप के इकदाम पर चीन का यह हालिया जवाब ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरी दुनिया में ट्रंप के इकदाम ने बेचैनी की एक फ़ज़ा पैदा कर रखी है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी को आलमी मईशत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। इसी हवाले से बात करते हुए IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है, अभी तक सदर ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ्स के मुआशी असरात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर आलमी मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी मईशत पहले ही सुस्तरवी का शिकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ज़रूरी है ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम अमरीका और इसके तजारती पार्टनर्स से अपील करते हैं कि वो तामीरी तरीके से काम करें ताकि तजारती कशीदगी को कम किया जा सके और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जा सके। जबकि चीन के अलावा कनाडा ने भी अमरीकी टैरिफ्स के जवाब में महदूद टैरिफ्स का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने जुमेरात को अमरीकी टैरिफ्स के खिलाफ महदूद जवाबी इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने सदर ट्रंप की तजारती पॉलिसियों को आलमी तजारत के लिए एक अलमिया करार दिया है। इस हवाले से मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा अमरीका की जानिब से गाड़ियों पर 25% टैक्स की तरह अमरीका से कनाडा इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करेगा। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल दूसरे दिन अमरीका, एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स को शदीद मंदी का सामना रहा है और आलमी रिसेशन के खदशात में भी इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल पर रॉयटर्स ने तज्जिया करते हुए लिखा है, दी बेंसन ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेविड बेंसन के मुताबिक अगर मौजूदा टैरिफ्स बरकरार रहते हैं तो दूसरी या तीसरी तिमाही में रिसेशन और स्टॉक मार्केट में मंदी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मजीद लिखा कि सवाल ये है कि सदर ट्रंप इन पॉलिसियों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं या नहीं, खासतौर पर अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी आती है। इसी तरह वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज JP मॉर्गन के मुताबिक सदर ट्रंप के वसी पैमाने पर जवाबी टैरिफ्स के बाद इस साल अमरीका और आलमी सतह पर रिसेशन का खतरा 40% से बढ़कर 60% हो गया है। दीगर वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज बार्कलेज और डॉइच बैंक ने भी खबरदार किया है कि अगर ट्रंप ने नए टैरिफ्स बरकरार रखे तो अमरीकी मईशत के रिसेशन में जाने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। प्रोग्राम में अभी बात कराची की, जहां ट्रैफिक हादसा के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम का मसला भी पूरी शिद्दत से मौजूद है। आए रोज शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हो रहे हैं। ईद के मौके पर भी शहर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से महफूज नहीं रहा। ईद के तीसरे दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब डिफेंस थाने की हदूद में डिफेंस फेज़ 1 तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं ने मासूम बच्चे के सामने उसके वालिद को गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। 35 साल आमिर सुल्तान अपनी फैमिली के हमरा दावत में हैदराबाद जाने से पहले घर के बाहर अपने बेटे के साथ गाड़ी चेक कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने लूटमार की कोशिश के दौरान बच्चे के सामने ही बाप के सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद बच्चे ने खुद मीडिया को इसकी तफसील बताई। मैं वहाँ पे गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा तो बाबा एक बंदे को खींचे बाबा चीख रहे। मैं फिर जब उस तरफ गया तो गाड़ी को उस तरफ से आया तो देखा तो वो बाबा डाकुओं को पकड़ा, वो दूसरा मतलब जो डाकू बैठा हुआ तो वो गोलियाँ चला रहा था। जब वो इस तरफ आए तो डाकू ने जब आखिरी गोली चलाई तो तब वो उनके सर पे जाके इतनी बुरी तरह लगी कि वो वहाँ पे नीचे गिर गए। फिर वो खुद तो भाग गए और गोली मारी फिर डायरेक्ट। साल के 3 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 16,000 वाक़यात हुए, जिनमें 26 शहरी डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इन जराइम में सज़ा का तनासुब सिर्फ 6.13% है। रोज़नामा जंग में आज शाया होने वाली साकिब सग़ीर की खबर के मुताबिक रवां बरस के पहले 3 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 16,000 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताहम पुलिस के मुताबिक साल 2024 के पहले 3 माह के मुकाबले में रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की शरह 29.36% कम है। तफसीलात के मुताबिक 2025 के पहले 3 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 16,390 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 3 माह के दौरान 26 शहरी डकैती मज़ामत पर कत्ल जबकि 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इस दौरान
4 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। 2 अप्रैल तक शहर से 496 गाड़ियाँ जबकि 11,690 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गई। रवां बरस में मोबाइल फ़ोन छीनने की यौमिया शरह 44.7%, गाड़ियों की चोरी और छीनने की शरह 5.2%, जबकि मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने की यौमिया शरह 124.4% रही। तहम रोज़नामा दी न्यूज़ में गुज़श्ता रोज़ शाया होने वाली यूसुफ कटपर की खबर के मुताबिक कराची की अदालतों ने 2024 में स्ट्रीट क्राइम के कुल 1355 मुकदमा निपटाए, लेकिन इनमें सिर्फ 83 में मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई, यानी सज़ा सुनाए जाने की शरह 6.13% की ख़तरनाक हद तक कम रही। सरकारी आदाद व शुमार से पता चलता है कि 1272 मुकदमात में मुल्ज़िमान की बरियत हो गई, जो कि निपटाए गए मुकदमात का 93.87% बनते हैं। यानी कराची में न सिर्फ डाकुओं को वारदात करते वक्त पुलिस और रियासती इदारों का खौफ नहीं होता, बल्कि पकड़े जाने के बाद भी रियासती इदारे उन्हें सज़ा दिलवाने में नाकाम रहते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त।